मुद्दत पहले अफ्रीका के किसी मुल्क के बारे में पढ़ा। उसके सदर ने फ्रांस से नेवी के लिए 2 बहरी जहाज खरीदे। अदायगी भी हो गई। सदर को कुकबेक्स भी मिल गईं और फ्रेंच कंपनी ने बहरी जहाज भी तैयार कर दिए। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो खरीदार मुल्क ने जहाज लेने से इनकार कर दिया। फ्रेंच कंपनी परेशान हो गई और उसने अपनी एक टीम गाहक मुल्क के पास भिजवा दी। टीम की सदर से मुलाकात हुई तो सदर ने बताया ऑर्डर देने वाला सदर जनरल फुला खान इंतकाल कर चुका है और उसकी जगह अब जनरल नया खान आ गया। दूसरा मुल्क में नेवी नहीं है, लिहाजा ये जहाज किसको हैंड ओवर किए जाएं हम नहीं जानते। और तीसरा और आखिरी मसला, हम लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, हमारे पास समंदर भी नहीं है, चुनाचा हम ये जहाज लाएंगे कैसे हम नहीं जानते। लिहाजा अगर कंपनी के पास उन मसाइल का कोई हल है तो वो दे दे। टीम के माथे पर पसीना आ गया और वो मायूस होकर वापस चली गई। कंपनी ने जहाज 2-3 माह अपने पास रखे। उसके बाद मुकदमा चला और अदालत ने कंपनी को दोनों जहाज इस मुल्क की करीब तरीन बंदरगाह पर खड़े करने का हुक्म दे दिया। कंपनी ने इस हुक्म पर जहाज करीब तरीन मुल्क की बंदरगाह पर खड़े किए और चाबियां खरीदार मुल्क के सिफारत खाने में ड्रॉप कर दी। और उसके बाद खरीदार मुल्क इस वक्त तक जहाज़ों की पार्किंग फीस अदा करता रहा जब तक जहाज गिलसड़ कर कबाड़ नहीं बन गए। बढ़िए एक किताब में इस मिसाल के बाद मुसन्निफ ने लिखा था, अफ्रीका कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन लेकिन ऐसी इंसानी हमाकतों की वजह से तारीख का गरीब तरीन इलाका है। पाकिस्तान की कहानी भी इससे मलती जलती है। हम वसाइल, जुग्राफिया, आबादी और जज्बे के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, हत्ता कि हम ज़ाफ़रान और एवोकाडो भी उगा रहे हैं। हमारे पास तेल, गैस, सोना और यूरेनियम भी है, मगर हम उसके बावजूद गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क भी अफ्रीकी जहाज जैसे प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान है। हमारे एक दोस्त की तहकीक के मुताबिक हम अगर माजी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का बेड़ा उठा ले तो हमें तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए 34 साल चाहिए। ये दावा मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन जब मैंने खुद सुन गिन लेना शुरू की तो मैं भी सर पकड़कर बैठ गया। आप यकीन करें, हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बहरी जहाज खड़े हैं जिन्हें चलाने के लिए कैप्टन मौजूद हैं और ना ही इंजन और पेट्रोल, और अगर उन तीनों का बंदोबस्त हो भी जाए तो भी हम उन जहाज़ों को चलाने के लिए समंदर कहां से लाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की दरअसल बुनियाद ही गलत थी। हमने हाथी बांधने के लिए बांस का पिंजरा बना लिया था या शेर को बकरियों के बाड़े में बंद कर दिया था। चुनाचा हमारे खरबों रुपए ज़ाय हो गए और हमने अगर अब भी अक्ल को हाथ न मारा तो पाकिस्तान के इन बेवकूफ़ाना मंसूबों की तकमील के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का सारा अकाउंट भी नाकाफी होगा। अब दूर न जाएं, मैं आपको चंद प्रोजेक्ट्स बताता हूं और आपको उसके बाद चैलेंज देता हूं। आप अपने दाएं बाएं देखें, आपको इस मुल्क में ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिन पर खरबों रुपए ज़ाय हो चुके हैं और उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट्स पुरानी बंदरगाह पर लंगड़े जहाज जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने जमाने में सिंध में रीनी कैनाल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये जनरल मुशर्रफ का फ्लैगशिप मंसूबा था और जनरल मुशर्रफ अपने दौर में अपनी हर तकरीर में इसका ढंढोरा पीटते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर खत्म होगा, 3 हुकूमतें आईं और चली गईं की तरह खड़े हैं। अरबों रुपए खर्च हो गए लेकिन वापडा ये नहर सिंध हुकूमत के हवाले न कर सका। खुदा करके 2021 में सिंध हुकूमत ने इसका चार्ज लिया तो पता चला नहर में पानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहर फ्लड चैनल थी और ये बारिशों की मोहताज थी। तब बारिश होगी तो इसमें पानी आएगा, बारिश नहीं होगी तो ये सूखी रहेगी, और अगर खुदा नखास्ता इसमें पानी आ भी गया तो ये पानी जाएगा कहाँ? वापडा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि रीनी कैनाल के पानी को फसलों तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। चुनाचा ये नहर भी अफ्रीकी बहरी जहाज बनकर पराई बंदरगाह पर खड़ी है। जनरल मुशर्रफ ही के दौर में दीरूट डैम शुरू हुआ था। ये जाम शोरो जिला में है और अब जब कराची से हैदराबाद जाते हैं तो ये आपको बाईं जानिब नजर आता है। इसके बारे में दावा किया गया था ये 25,000 एकड़ जमीन सैराब करेगा। ये डैम भी वापडा ने बनाया। ये 2014 में मुकम्मल हो गया लेकिन ये 2018 तक सिंध हुकूमत को हैंड ओवर नहीं हुआ। डैम की फाइल 4 साल वापडा और सिंध हुकूमत के दरमियान जलील होती रही। बहरहाल 2018 में जब शमाइल ख्वाजा जैसा दर्द दिल रखने वाला ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी वाटर एंड पावर बना और उसने जब प्रोजेक्ट की हालत देखी तो ये सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास गए।
ان کی منت سماجت کی اور یوں سندھ حکومت نے ڈیم کا چارج سنبھال لیا، لیکن چارج کے بعد پتہ چلا کہ اس ڈیم کے لیے بھی پانی کا کوئی سورس موجود نہیں اور اس سے پانی فصلوں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ لہذا سوال تھا ڈیم میں پانی کہاں سے آئے گا، یہ زمینوں تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں، لہذا یہ ڈیم بھی افریقی جہاز کی طرح کھڑا ہے۔ جنرل مشرف ہی کے دور میں بلوچستان میں کچی کینال کا منصوبہ شروع ہوا، یہ ایک شاندار منصوبہ تھا۔ اس نے بلوچستان کے 4 اضلاع کی 7,13,000 ایکڑ زمین سیراب کرنی تھی، اور یہ اگر مکمل ہو جاتا تو بلوچستان کی آدھی آبادی کا مقدر بدل جاتا، وہاں ہریالی بھی آ جاتی اور خوشحالی بھی، اور خوشحالی سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن ابھی تک اس کا صرف فیز 1 مکمل ہوا، اور فیز 1 کی اس نہر میں بھی 140 شگاف ہیں۔ فیز 1 میں 6,000 کیوسک فٹ پانی کی گنجائش تھی، لیکن 2017 میں اس میں صرف 100 کیوسک پانی بہہ رہا تھا، اور اس میں اس قدر بھل اور ریت آ چکی تھی کہ صرف اس کی صفائی کے لیے 20 ارب روپے چاہیے تھے، صفائی کے لیے 20 ارب روپے چاہیے تھے۔ مگر اس صورتحال کے باوجود بیوروکریسی نے ستمبر 2017 میں نواز شریف سے کچی کینال کا افتتاح بھی کرا لیا، اور حکومت نے مبارک سلام کے اشتہار بھی دے دیے۔ اب آج بھی اس کینال کا معائنہ کر لیں، اب اپنا سر پیٹ لیں گے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 1994 میں سیالکوٹ کے قریب سمبڑیال ایکسپورٹس پروموشن زون بنایا تھا۔ حکومت نے اربوں روپے لگا کر اس میں 900 انڈسٹری پلاٹس بنائے، اس کے اندر سڑکیں اور پل بھی بنائے گئے اور باہر باؤنڈری وال بھی بنائی گئی، لیکن 2019 میں 25 سال بعد اس کی صورتحال یہ تھی۔ اس میں صرف 160 یونٹس تھے، اور ان میں سے بھی صرف 43 فنکشنل تھے، جبکہ باقی یونٹس اور پلاٹوں میں 8-8 فٹ سرکنڈے کھڑے تھے، اور لوگ باؤنڈری وال کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ مزید 30 یونٹس بند ہو چکے ہیں، اور اب صرف 13 یونٹ کام کر رہے ہیں، باقی جگہوں پر کتے پھر رہے ہیں۔ اس طرح حکومت نے 1990 کی دہائی میں سیالکوٹ میں سپورٹس ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی۔ سیالکوٹ سپورٹس پروڈکٹ بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ان پروڈکٹس کے لیے کوالٹی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ سہولت دستیاب نہیں تھی، چنانچہ ایکسپورٹر کو سرٹیفکیٹ کے لیے اپنے نمونے یورپ، برطانیہ اور امریکہ بھجوانے پڑتے تھے، اور اس سے وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے تھے، اور تاخیر کی وجہ سے سودے بھی کینسل ہو جاتے تھے۔ حکومت نے اربوں روپے خرچ کر کے ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا دی۔ جب بلڈنگ مکمل ہوئی تو پتہ چلا بجٹ میں مشینری اور عملے کے لیے رقم ہی مختص نہیں کی گئی۔